जी। मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब भी आ चुके हैं। विनोद दत्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आयरन डोम को लेकर बातचीत चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जा रहे हैं इजराइल, और कितना अहम, कितना जरूरी आप समझ रहे हैं आयरन डोम हमारे लिए? क्योंकि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, और आने वाले वक्त में इसकी और जरूरत हमें पड़ने वाली है, जबकि आयरन डोम बहुत चीप है, सस्ता है। 4 किलोमीटर तक के रेंज को भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है, गिरा सकता है। आपका पहला रिएक्शन सर, अगर ये डील हो जाती है तो कितना जरूरी है? देखिए, आयरन डोम एक अच्छा कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। हम्म। लेकिन जैसा अभी आपने स्लाइड में दिखाया, और ये जो वल्नरेबल, देखिए एयर डिफेंस सिस्टम में दो चीज होती हैं, वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पॉइंट्स। तो ये जो है वो वल्नरेबल पॉइंट्स के लिए तो अच्छा है, क्योंकि इसराइल का अगर ब्रिगेडियर आप साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट जोग्राफिकल। करता हूं, अगर आप अपनी गाड़ी रोक पाए सर, इफ पॉसिबल अच्छा, फॉर यू टू ओके, स्टॉप योर कार साइड सर। में लगा लें। ओके। जी जी। सर प्लीज कंटिन्यू जी। सर। हम्म। या हम्म। तो इसमें क्या है कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं हम्म। उनके लिए आयरन डोम इतना कारगर नहीं होगा। हम्म। दूसरा, ज्योग्राफिकल स्पैन अगर आप देखें हम्म। इसराइल का, तो वो हरियाणा के बराबर है। जी। तो हमारे देश के लिए जो हमें चाहिए वो इस तरह के कई वेपन सिस्टम डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो हमारे यहाँ जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, और इस तरह के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, उनके लिए तो ये काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हमें एक इस तरह की हाइब्रिड एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जहां S-400 या S-500 की भी बात चल रही है। लेकिन इसराइल हमारा एक डिपेंडेबल अलाई है, और हमने काफी इक्विपमेंट उनसे खरीदा है, चाहे वो सोल्टम गन्स हो, हिरोन ड्रोन्स हो। और आयरन डोम भी भारत के लिए जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री साहब यकीनन इसके ऊपर बात करेंगे। और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में एयर डिफेंस सिस्टम की काफी अहमियत थी, और जितने भी पाकिस्तान के हमले नाकाम किए गए, वो S-400 जो डिफेंस सिस्टम था उसने उनको नाकाम किया। क्योंकि टारगेट एक्विजिशन, टारगेट एंगेजमेंट एंड टारगेट डिस्ट्रक्शन, ये तीनों S-400 डिफेंस सिस्टम में काफी कारगर हैं। हालांकि जो हमास का अटैक हुआ था उसमें आयरन डोम को पहले अवैध माना जाता था, लेकिन हमास का जो 7 अक्टूबर का अटैक था उसमें भी उन्होंने मतलब इसमें कोई ना कोई तोड़ इसका निकाल लिया था। तो इसको जी। थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन भारत को लेना पड़ेगा। जी सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। हम्म। लेकिन हमें इसके लिए बाकी इनके साथ सिम्बियोसिस करनी पड़ेगी। जो बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत ने अपना भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की मतलब इनिशिएटिव लिया है। हम्म। तो इन सबको हमारे यहाँ, बिकॉज हमारी जो स्प्रेड है हम्म। बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ टेरेन इम्पेरेटिव्स बहुत मुख्तलिफ हैं बनस्पति इसराइल के। तो हम्म। हमारे यहाँ इसको मतलब टारगेट स्पेसिफिक एरियाज में डिप्लॉय किया जाता है। और इसमें हमारे जो इंडियन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हैं, जो हमारे GSQR हैं, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, वो भारत को देने पड़ेंगे इसराइल को। हम्म। और हमारे लिए इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा इसराइल को। हम्म। ठीक है सर, एक सवाल और भी ब्रिगेडियर साहब। कस्टमाइज सर तो वो हमारे हाथ में हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पूरा ब्लूप्रिंट भी इजराइल हमें देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन सवाल सर ये है कि जो हमारी कॉस्टिंग अभी एयर डिफेंस सिस्टम की आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। हम रशिया का S-400 यूज़ करें वो बहुत कॉस्टली है, चाहे हमारी पिनाका हो, बराक हो, अग्नि हो, ये तमाम जो मिसाइलें हैं इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है सर। और जो लेज़र बीम है उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है। साथ ही साथ ये पोर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो S-400 हम लेह लद्दाख में डिप्लॉय नहीं कर सकते सर। बहुत मुश्किल है वहाँ डिप्लॉय करना, क्योंकि बहुत हैवी व्हीकल है, बहुत हैवी रॉकेट है, और टेरेन बहुत वहाँ की खतरनाक है। दौलत बेग ओल्डी पहुंचाना हो S-400 को तो बहुत मुश्किल है। उन टेरेन्स को सर मैंने देखा है वहाँ पे। तो मुझे लगता है आयरन डोम तो उसके मुकाबले बहुत हल्का और पोर्टेबल है, तो बेहतर नहीं रहेगा? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आयरन डोम केवल वल्नरेबल पॉइंट्स के लिए है, वल्नरेबल एरियाज में इसको डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। रही बात कॉस्ट की, देखिए साहब, वॉरफेयर इज ए कॉस्टली हॉबी। हम्म। क्योंकि आप देखिए, एक एक अगर ब्रह्मोस देखें तो 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की उसकी कॉस्टिंग है। राइट सर। तो ये आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन हो रहा है, हम्म। और प्रिसीशन जो एमिनेशन है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म। वो सारे कॉस्टली हैं। हम्म। और भारत को काफी पैसा इस पे खर्च करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ दुर्भाग्य यही रहा है कि जब भी आर्मी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स पेश की हैं सरकार को, हम्म। सरकार ने उन्हें इसी बात पे टर्न डाउन कर दिया है
कि साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है। और देखिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल हेल्थ, नेशनल एजुकेशन, ये तीन चार ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कॉस्ट नहीं देखी जाती, क्योंकि भारत के लिए संप्रभुता सबसे जरूरी चीज है। राइट तो सर। आप देखिए, जो थार्ड सिस्टम है अमेरिका का, वो हालांकि इससे काफी कम कीमत का है, लेकिन भारत ने उसको भी नकार दिया, क्योंकि S-400 सिस्टम जो है काफी कारगर सिद्ध हुआ है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में। हार्ड जो सिस्टम है वो साउथ कोरिया में और भी कई जगह इसको डिप्लॉय किया हुआ है, जो अमेरिका ने दिया हुआ है। लेकिन भारत के लिए S-400 और जो 500 इसका जो वेरिएंट आने वाला है, वो ज्यादा वो रहेगा। लेकिन जो वल्नरेबल पॉइंट्स है उसके लिए ये आयरन डोम सिस्टम को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन सर अभी S-500 की तो कोई डील ही नहीं हुई। पुतिन साहब यहाँ पर आए थे, आकर चले गए। फाइटर जेट को लेके जी, डील का कंफर्मेशन नहीं है। S-500 को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है। लॉजिस्टिक शेयरिंग की बात थी, वो कोई कंफर्मेशन नहीं है। हैदराबाद हाउस में पहुंचे तो दोनों नेता, लेकिन वहां कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ डिफेंस डील को लेकर। देखिए, S-400 के हमारे पास 5 स्क्वाड्रन आने थे। अभी तक रशिया ने केवल 3 स्क्वाड्रन दिए हैं, हम्म। और 2 स्क्वाड्रन इस साल के आखिर तक आने थे। मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे, क्योंकि रशिया खुद पिछले 4 साल से वॉर में लिप्त है। हम्म। वो अपने ही असेंबली लाइन से अपने जो उसकी इक्विपमेंट की कैजुअलिटीज है उनकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा। S-500 भी वो अभी साइन करने के मतलब पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जो आपकी टाइमलाइंस अगर उसको नहीं वो मीट कर पाएगा, तो भारत के लिए भी उसकी कोई उतनी उपयोगिता नहीं रहती है। क्योंकि आज देखिए, इक्विपमेंट का 3 फेज होते हैं। एक तो होता है इंडक्शन फेज, एक एक्सप्लॉयटेशन फेज, और जी। एक डी इंडक्शन फेज। हम्म। तो अगर एक्सप्लॉयटेशन फेज को हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तब तक तो इक्विपमेंट की डी इंडक्शन का चांस आ जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते भारत को अपना इंडिजीनियस प्रोडक्शन ही करना पड़ेगा, चाहे वो लाइसेंस के अंतर्गत हो या किसी मतलब कोई अकॉर्ड या किसी करार के थ्रू। ठीक है। अब मेजर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं वॉर फेयर के बारे में, साइकोलॉजी ऑफ वॉर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे पास सर जो डिफेंस सिस्टम जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कारगर है, कुछ मिसिंग्स हमारी ज़रूर रही हैं। लेकिन सर क्या भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है कि अपने आप को इक्यूप कर कर रखिए, थोड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि आप तो डिप्लोमेटिक रास्तों को ज़्यादा अख्तियार करने की बात करते हैं, आप तो कूटनीति पे ज़्यादा बल देते हैं, कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग, आप कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, दुश्मन जैसे अब पाकिस्तान जैसा दुश्मन है, जो सुबह शाम ब्रेकफास्ट में 4 ड्रोन भेज दिए, लंच में 5 ड्रोन भेज दिए, डिनर में 3 ड्रोन और भेज दिए, थोड़े से बम गिरा दिए, थोड़ा सा वहाँ से ड्रग्स भेज दिया बॉर्डर के पास से, इस तरह की चीज़ें जो पाकिस्तान करता रहता है, उसके लिए मुझे लगता है आयरन डोम ठीक ठाक ही है। सर यू आर ऑन म्यूट सर। नमस्कार ये अमित सवाल जी। उठते हैं। देखिए, ये प्रणाम सर, बहुत ही प्रणाम बड़ा सर। हाँ। बहुत ही बड़ा इश्यू है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइमिंग्स देखे आप इजराइल विजिट के, हम्म। जब बिल्कुल सामने आ रहा है कि ईरान और इजराइल और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने ही वाला है, ऐसा जब नजर आ रहा है, हम्म। उस रिस्क को सामने देखते हुए भी प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, हम्म। तो इसका जरूर कोई ना कोई विशेष कारण है। जी। पहला कारण तो मेरे को लग रहा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं संसार को कि हम सब रिस्क को लेते हुए भी हमारे संबंधों को सुदृढ़ करना चाहते हैं इजराइल के साथ। और हो सकता है कि उनकी कुछ मध्यस्थता का रोल भी हो, जिसमें वो ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में बातचीत में कुछ के जरिए कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश भी करें। दूसरा प्रश्न जो है न्यू एज वारशिप, न्यू एज जो वार्स हो रहे हैं, ये सारे टेक्नोलॉजिकल वार्स हो रहे हैं। अभी आपने ये ऑपरेशन सिंदूर देखा, कितना जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल वार था। आपने जो अमेरिका का ऑपरेशन वेनेजुएला में देखा, कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिजिटल वारफेयर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू बन चुका है। और अभी जो ड्रोन और मिसाइल्स, इनका उपयोग जो बढ़ता चला जा रहा है, जो सोल्जर्स जो होते थे ग्राउंड पे, उनका उपयोग कम हो रहा है, और ड्रोन और मिसाइल्स का उपयोग बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो ड्रोन और मिसाइल्स दोनों के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इनको काउंटर कर सके। तो मिसाइल्स जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनके लिए S-400 सिस्टम बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। अमेरिका के पास पेट्रियोट सिस्टम है, हार्ड सिस्टम भी है, जी। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में S-400
बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि रशिया जो है अपने सप्लाई कितनी दे पाएगा, किस समय दे पाएगा, किस क्वांटिटी में दे पाएगा और किस प्राइस पे दे पाएगा। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने अभी बताया कि छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उनको बचाने के लिए आपको आयरन डोम टाइप सिस्टम चाहिए, जो जैसे कोई शोल्डर हेल्ड मिसाइल्स किसी ने फेंकी या किसी ने एक छोटा ड्रोन कहीं पे डाल दिया, तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक्सपेंसिव भी नहीं हो और लोकलाइज तरीके से उसको क्विकली आप डिप्लॉय कर सकें। तो ये सिस्टम जो है वो आयरन डोम और आयरन बीम के रूप में दिखाई दे रहा है। और वही सिस्टम इजराइल यूज कर रहा है जो हमास के अगेंस्ट में उन्होंने काम में लिया है। अब हमास के अगेंस्ट में पूरी तरह से वो सक्षम नहीं रहा, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो सक्षम रहा है। तो उसकी जो कमियां हैं उनको और आगे कम करके, और हम चाहेंगे कि उस सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाया जाए। तो ये चीजें जरूर प्रधानमंत्री जी के विजिट में डिस्कस होंगी कि उस सिस्टम को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे उसकी कमियों को कम किया जाए, और उसका जॉइंट प्रोडक्शन शायद इंडिया में हो या इजराइल में हो, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे हो, इन सब बातों पे विचार जरूर होगा। लेकिन हमारे को ये दोनों सिस्टम ही चाहिए, S-400 भी चाहिए और जी। आयरन डोम भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है एक दूसरे के, ये ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक बिल्कुल दूसरे सर। को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसलिए हमें दोनों चाहिए, और अल्टीमेटली तो जैसे हमें अपना ओन सिस्टम डेवलप करना डेवलप चाहिए। करना होगा। आई एम श्योर कि वो कर रहे होंगे, DRDO वाले इस पे लगे होंगे। लेकिन जब तक वो डेवलप होता है तब तक हमें ये प्रोक्यूरमेंट करना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके अलावा दूसरा मुद्दा मेरे को लग रहा है ड्रोन प्रोडक्शन का भी है, क्योंकि हम ड्रोन प्रोडक्शन में इतने आगे नहीं हैं जितने कि टर्की और ईरान है। अभी ईरान ड्रोन रशिया को भी भेज रहा है, टर्की ने ड्रोन पाकिस्तान को भेजे थे। तो हमें ड्रोन प्रोडक्शन के लिए भी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, और वो टेक्नोलॉजी इजराइल हमें देने में सक्षम है। तो उसको टेक्नोलॉजी को लेके हम ड्रोन का प्रोडक्शन इंडिया में करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मेरे ख्याल से इस विजिट में उठेगा। सो ओवर टू यू अमित जी। फेयर इनफ सर। डॉक्टर अंशु, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि बोला सर ने कि कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि S-400 की रेंज ज़्यादा है, जी। 400, 500, 600, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर वो मार सकता है। और आयरन डोम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में जिस तरह से राजस्थान में, पंजाब के बॉर्डर पे शहरों में मिसाइलें गिरी, जम्मू शहर एयरपोर्ट, और वहाँ पर लगातार जो मिसाइलें गिर रही थी, पाकिस्तान के रॉकेट्स गिर रहे थे, ड्रोन वहाँ पर पहुँच रहे थे, तो वो बिल्कुल तस्वीर ऐसी लग रही थी जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह इजराइल पर जब हमला करते हैं तो छुटपुट छुटपुट रॉकेट्स आते हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर अंशु कि ये बहुत ज़रूरी है, ये डील अगर हो जाए। हमारे पास S-400 है, हम अपना पिनाका और हमारी और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उस पर हम काम कर रहे हैं, ब्रह्मोस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक क्विक रिस्पांस टीम चाहिए AI की, जैसे कि इजराइल के पास है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हर वक्त ताक में बैठा रहता है, और सिर्फ यही नहीं, बीम के जरिए हम बिना खर्चे के लगातार 12, 15, 17, 18 घंटे लगातार हम दुश्मन के प्रोजेक्टाइल को मारकर गिरा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होगा ये। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी जोड़ा और प्रश्न भी मुझसे पूछा है, और दो भाग में इसका जवाब देना चाहूंगी अगले 2 से 2.5 मिनट में। जी। तो हम सबसे पहले तो इजराइल के इस आयरन डोम को देखें, जो कि एक मोबाइल ऑल वेदर प्रूफ, बहुत ही प्रिसाइज विथ स्केल एंड स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी जो एक मल्टी लेयर डिफेंस लेयरिंग है, टेक्नोलॉजी है इजराइल की, उसकी इनर मोस्ट लेयर है ये। और जैसे कि मैंने कहा, ऑल वेदर प्रूफ है, 90% से अधिक इसकी सटीकता की गुंजाइश रहती है। और यदि हम देखें तो 4 से 70 किलोमीटर की जो रेंज है वो ये डिटेक्ट करके, और कोई मिसाइल है या ड्रोन है या कोई रॉकेट है तो उसको ये मार गिराने में सक्षम है, डिटेक्ट करके, और राडार के थ्रू ये डिटेक्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस टेक्नोलॉजी की ये है कि ये अपग्रेड किया जा सकता है और इसको हम ट्वीक कर सकते हैं। तो हमारे जितने, जब हम विशेषकर पाकिस्तान की ओर देखते हैं, और हमारे जितने भी टफ टेरेन्स हैं, और फिर जिस तरह के हमले आतंकवादी संगठनों
के माध्यम से करवाता है पाकिस्तान, तो वहां पर आयरन डोम जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल साबित हो सकता है। राइट। अब यदि हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर दें अपने S-400 के साथ, जो कि बहुत लॉन्ग रेंज के साथ में हमारे सामने आता है, तो फिर एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री और इफेक्टिव अपग्रेडेड सिस्टम हमारे लिए बन जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि जब हम इजराइल को देखते हैं तो एक ऐसा देश है, और यहीं आकर के जो आपने एक बिंदु थीम की शुरुआत में रखा था चर्चा की कि चीन और पाकिस्तान क्यों डरेंगे। 1962 का जब हमने युद्ध चीन के साथ लड़ा, तब इजराइल वो देश था जिसने अपने आर्म्स और एम्यूनिशन हमें भेजे। 65 और 71 के जब हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़े, तब इजराइल वो एकमात्र देश था जिसने हमारी सहायता की। इसके बाद 1999 में जब कारगिल हुआ, हमारे ऊपर एक आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ था। इजराइल एकमात्र वो देश था जिसने अपनी लेजर गाइडेड बॉम्ब किट्स हमें भेजी थी। जब मुंबई अटैक हमारे ऊपर हुआ, इजराइल ने अपनी स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस और मेडिकल टीम्स जो हैं वो रेस्क्यू एफर्ट के लिए हमें ऑफर की थी। तो और अभी जब पहलगाम अटैक हुआ, तब भी इजराइल की तरफ से सीधे सीधे वक्तव्य आया कि हर प्रकार के सहयोग के लिए इजराइल हमारे साथ खड़ा है। तो इजराइल वो देश है जो डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश भी नहीं हुए थे अमित जी, उसके पहले से एक सहयोगी के रूप में हमारे साथ है। ट्रस्टेड पार्टनर है, भारत के मेक इन इंडिया को प्रमोट करता है। तो वहां पे फिर ये जो आयरन डोम सिस्टम है पूरा, उसको लेकर के यदि डील हो जाती है तो हर प्रकार से भारत के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन होगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो हाल इजराइल का है हमास, हूती और हिजबुल्लाह के चलते, वही हाल भारत का है। हमारे लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन है जो लगातार हमारे देश में कुछ न कुछ उठापटक करते रहते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, घुसपैठ में लगे रहते हैं। यही हाल इजराइल का है। इजराइल में आप समझिए ब्रिगेडियर साहब, इजराइल के लोग खुद को इंडियन बताने में गुरेज नहीं खाते।